बालों ऑफ द मैगोस चैप्टर 5। डिंग। दो स्टील की तलवारें आपस में टकराई और एक टक की आवाज आई। लिलियन तो अभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, हार मान ले। जॉर्जी ने तो दोनों हाथों से तलवार का हैंडल पकड़ा और हंसते हुए बोला, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। लिलियन चिल्लाया और उसके पैर एक अजीब फुटवर्क में हिले और उसने फिर से अटैक कर दिया। हाँ। जॉर्जी ने अपनी लंबी तलवार घुमाई, जैसे हवा के चीरे की खतरनाक सन सी आवाज आई। लिलियन के हाथ में क्रॉस ब्लेड घूमी और जॉर्जी के अटैक को ब्लॉक कर दिया। मस्त, तेरा पैरों का पोस्चर बहुत ज्यादा अच्छा है, बुरा नहीं है। जॉर्जी ने जोर से तारीफ की। संभल के, मेरा अगला अटैक तेरी लेफ्ट लेग पर होगा। आने दे। लिलियन ने अपनी तैयारी कर ली। ये देख, जॉर्जी ने अपनी दो हैंडेड तलवार घुमाई और एक खूबसूरत लेकिन जानलेवा आर्क बनाते हुए उसे लिलियन के राइट लेग की तरफ मार दिया। लिलियन ने एक कदम पीछे हटा और अपनी क्रॉस ब्लेड से जॉर्जी की टू हैंडेड तलवार का हवा में ही रोक दिया। तूने पक्का लेफ्ट लेग कहा था, तू अपनी बात से पक्का नहीं है। हाँ हाँ, इसे टैक्टिक कहते हैं। ये तेरी फुर्ती चेक करने के लिए था। मेरे डैड ने हमेशा सिखाया है, अगर किसी को चालबाजी नहीं आती तो एक दिन वो जरूर दूसरों के हाथों में मारा जाएगा। मैं चाल मैं चाल चलाना चाहता हूँ, किसी की चाल का शिकार नहीं बनना चाहता। जॉर्जी ने हंसते हुए कहा और फिर अपनी भारी तलवार पीछे खींच ली। बस भाई, और नहीं, तू तो हर बार बेहतर हो जाता है। कुछ दिन और लगे तो मैं तुझे हरा ही नहीं पाऊंगा। उसने उलझन में अपनी सर को खुजाया। लिलियन, मेरी तलवारबाजी की टैक्टिक एक ग्रैंड नाइट से मिली है। मैंने खून पसीना बहाकर बहुत मेहनत से ट्रेनिंग की है। यहाँ तक कि मेरी टीचर ने कहा कि मेरे तलवारबाजी की स्किल एवरेज नाइट से बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिर भी तू मुझे इतनी टक्कर दे रहा है, सच में ये तो कमाल है। ये तलवारबाजी की टेक्निक मुझे मेरे फादर ने बचपन में सिखाई थी। बदकिस्मती से मैं भूल गया था और अब मैं इसे याद करने के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लिलियन ने अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली और उसका चेहरा लाल हो गया। एक बार मेरे पास ताकत आ जाए, मैं पक्का उसे बुरा बदला लूंगा और ओरिन की टांगे तोड़ दूंगा। अब यहाँ पे ना, ओरिन वही शख्स है जिसने लिलियन को मारा था। वो यार, बरीटा का दोस्त। अच्छा, वो एकदम हॉट ब्लडेड नौजवान की तरह लग रहा था, जो एक हार के बाद जोश और हिम्मत से भर गया हो। मेरे प्यारे लिलियन, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू अपनी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। जॉर्जी ने लिलियन को कंधा थपथपाया और फिर थोड़ी दया भरी नज़र से देखा। वैसे अभी तेरी जो एबिलिटी है वो बदला लेने के लिए काफ़ी है। इतनी प्रैक्टिस के बाद जॉर्जी को लिलियन की ताकत के एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। अभी मैं उसमें से एक या दो को संभाल सकता हूँ, लेकिन ओरिन की गैंग में 5 लोग हैं। लिलियन ने चिंता जताई। एक्चुअली उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो ओरिन और उसकी गैंग से निपट सकता है, लेकिन बिना बिना बहाने के वो जॉर्जी को अपने साथ लगातार प्रैक्टिस करने के लिए कैसे बेवकूफ़ बनाता। लिलियन ने उसे बेवकूफ़ बना रहा था कि मैंने ना उनसे ना बदला लेना है, और तू मेरे साथ प्रैक्टिस कर। नहीं तो वो सोचता है कि यार ये प्रैक्टिस क्यों कर रहा है मेरे साथ। ओ हाँ, तूने पहले ग्रैंड नाइट्स के बारे में कुछ कहा था, वो क्या होता है? लिलियन को जॉर्जी की पहले की बात याद आई और उसने ऐसे ही पूछ लिया, तू ग्रैंड नाइट्स की बात कर रहा है? वो नाइट्स से एक लेवल ऊपर होते हैं। वो कहीं भी जाएं, उन्हें बहुत बड़ा माना जाता है। अगर किस्मत अच्छी हो तो कोई राजा भी उसकी खातिरदारी कर सकता है। और पड़ेगा अगर कोई लॉयल बनने के लिए तैयार हो तो वो पक्का एक ट्रुप कमांडर बन जाएगा। उनकी बॉडी एक्सट्रीम ट्रेन की हुई होती है और अफवाह है कि दूर से चलने वाले क्रॉस पोस्ट के घेरे को छोड़कर अगर एक हैवी कैवेलरी ट्रूप भी ऊपर चार्ज कर दे
तो भी वो उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर मतलब ना बहुत बड़ी फौज भी आ जाए तो एक ग्रैंड नाइट्स उनका भी मुकाबला कर सकता है और कोई उन्हें नहीं रोक सकता। इतने पावरफुल लिलियन बड़बड़ाया। एक ट्रुप कमांडर का स्टेटस एक अर्ल के बराबर होता है और अगर एक विस्काउंट जून भी उन्हें देख ले तो उन्हें भी सलाम करना पड़ेगा। यानी ना ये जो ग्रैंड नाइट्स का स्टेटस बहुत बड़ा होता है। भाई यही कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। इस मेरिवल हाथ हथियारों के ज़माने में एक हैवी कैवलरी ट्रूप की सीने की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब वो चार्ज करते हैं तो छोटे शहरों की दीवारें भी गिर सकती हैं। एक ग्रैंड नाइट के सिर्फ अपनी बॉडी से उनका मुकाबला कर पाना कितना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा उसके लिए। लिलियन के चेहरे पर वो चाहत वाले एक्सप्रेशन देखकर जोजी जोर से हंसा और उसे समझाया, तुझे उनसे जलने की जरूरत नहीं है। एक मैगोस के पास नाइट से भी ज्यादा रहस्यमय और स्ट्रॉन्ग पावर होती है। बस तू एक मैगोस का अकोलेटिक यानी शागिर्द बन जा, तेरा स्टेटस एक ग्रैंड नाइट के बराबर हो जाएगा। और अगर तू एक एक्चुअल मैगोस बन गया तो आ, तू तो बहुत बेहतर होगा। एक ग्रैंड नाइट को मानना तेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगी, बल्कि अलग अलग किंगडम्स के सारे राजा अपनी खूबसूरत बेटियों को तेरी खिदमत में पेश करने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। एक मैगोस इतना पावरफुल होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ना शक हुआ तो फिर वो ब्लैक रोब्स वाले ह्यूमंस इतना रूखा बर्ताव क्यों करते हैं, जबकि हम में मैगोस बनने की पॉसिबिलिटी है। वो लोग तो खुद बस नाइट्स हैं। इस बारे में मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक मैगोस का स्टेटस पक्का बहुत हाई होता है। ये मुझे मेरे फादर ने बताया था। मैं अपनी बर्निंग फैमिली की इज्जत की कसम खा सकता हूँ। जोली ने अपनी नाक छू के और थोड़ा अजीब होकर जवाब दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन थोड़ा परेशान सा हो गया। उसने अपने मन में कहा, एआई चिप, सामने वाले इंसान को स्कैन करो। बीप बीप, फिर एआई चिप ने जॉर्जी को स्कैन किया। जॉर्जी के ये स्टाफ शायद सिर्फ स्टैंडर्ड से हासिल नहीं हो सकते। उसके मुताबिक उसने बचपन से ही नाइट्स टेक्निक से ट्रेन किया था और इसी वजह से वो अपनी करंट फिजिक हासिल कर पाया। वो योद्धा जिन्होंने नाइट्स ब्रीदिंग टेक्निक को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है और अपनी फिजिक को सुधार लिया है, लेकिन अभी तक अपनी इंटरनल लाइफ एनर्जी को इग्नाइट नहीं कर पाए। उन्हें आमतौर पर प्रिपेटी नाइट्स कहा जाता है। इन प्रिपेटी नाइट्स के बीच भी जॉर्जी की फिजिक को पीक स्टैंडर्ड का माना जा सकता है। इसका लिंक उनके नोबेलिटी स्टेटस से भी था। इसकी वजह से वो अपनी बॉडी की फिजिक को इम्प्रूव करने के लिए बड़ी मात्रा में महंगी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकता था। चलो ठीक है, हमने काफ़ी रेस्ट कर लिया, वापस चलते हैं। मैं बहुत लेट होकर वापस नहीं जाना चाहता, ताकि वो ब्लैक रोब्स वाले मुझे घूर कर ना देखें। जोनी ने अपने आसपास देखा। चांद की तेज रोशनी ने चेहरों चारों तरफ एक चांदनी रंग की परत सी बिछाई दी थी। रात की शांति कभी कभी कीड़ों की आवाज तोड़ रही थी, लेकिन ध्यान नहीं खींच रही थी। इसलिए वो रात को चुपके से जोजी के साथ प्रैक्टिस करने निकल आता था। जाहिर है ये बात ब्लैक रोज वालों से छुपी नहीं थी, लेकिन कुछ मुकाबलों के बाद लिलियन ने देखा कि उनका एटीट्यूड एकदम ठंडा था। जब तक कोई कैंप से ज्यादा दूर भटक कर कोई परेशानी खड़ी नहीं करता, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। बस एक राउंड और फिर वापस चलेंगे, लिलियन ने कहा। इस राउंड के बाद मैं तुझे ये क्रॉस ब्लेड वापस कर दूंगा। हम्म जॉर्जी थोड़ा एब्सेंट माइंडेड था। अब फिर उसकी आंखें चमक उठी। तेरा काम हो गया है इससे, गुस्से में कस मुझे इसके लिए परेशान कर रहा था। तलवारबाजी की टेक्निक में ट्रेनिंग करने के लिए पहली जरूरत एक क्रॉस ब्लेड ही थी। नोबिलिटी से होने के नाते
बहुत से नौजवान योद्धा वाले कपड़े पहनते थे जिनकी कमर पर एक तलवार लटकी होती थी, लेकिन पिछले लिलियन ने ऐसा नहीं किया था। वजह ये थी कि वो बहुत भारी थी और उसे उसके मूवमेंट्स में दिक्कत होती थी, क्योंकि उसे ये सब झंझट लगता था। पिछले लिलियन अपने पास एक खंजर तक नहीं रखता था। सफ़र कर रहा था लेकिन उसके पास कोई भी हथियार नहीं था। प्रैक्टिस करने की खातिर लिलियन ने अपना ध्यान उस पहले दोस्त पर लगाया जो उसे होश में आने के बाद दिखा था, जॉर्जी। उसने उनकी दोस्ती को एक्सपोज़ करने की धमकी देकर जॉर्जी को मजबूर किया कि वो उसे एक हथियार उधार दे और उसके साथ ट्रेनिंग करे। जब लिलियन ने याद किया कि कैसे जॉर्जी ने अपनी आँखें पलट ली थी और ऐसा एक्सप्रेशन दिया था जैसे वो किसी बहुत बुरे दोस्त से मिल लिया हो, तो वो अपनी हँसी रोक नहीं पाया। तेरी तलवारबाज़ी बहुत ही तेज़ रफ़्तार से इम्प्रूव हो रही है। लिलियन, क्या तुझे सच में क्रॉस ब्लेड की ज़रूरत नहीं है? जॉर्जी ने पूछा। मैं मैं बस मैं बस थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अगर मैं तुझे ये थोड़ा और टाइम के लिए दे भी दूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसकी ज़रूरत नहीं है। जॉर्जी विलियन ने कहा। अच्छा, ये ना एक दूसरे से ये जॉर्जी इनसे कह रहा है कि अगर तुझे ज़रूरत है ना तो तू इसे रख ले, तेरी तलवारबाजी की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। मैं ये तुझे कुछ दिनों के लिए और दे सकता हूँ। विलियन ने उसे मना कर दिया कि नहीं नहीं, अब मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सेम रूल्स के साथ एक और मैच लड़ेंगे। मैं भी बस उतनी ही ताकत इस्तेमाल करूँगा जितनी तू करेगा। ऐसा कहते हुए जॉर्जी ने अपनी बड़ी टू हैंडेड तलवार उठाई और कांस के मैदान के बीच में चला गया। चांदनी में एक तलवार ठंडी रोशनी से चमक रही थी। लिलियन भी आगे थोड़ा बढ़ा। आ जाए, इस बार मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। उसने एक एक्सपेरिमेंट सोचा था और उसे पूरा करने के लिए ही ये चैलेंज दिया था। एआई चिप टास्क स्टैब्लिश करो। अप- उसने ना एआई चिप को ऑर्डर दे दिया। अपोनेंट की ताकत और आसपास के माहौल को एनालाइज करके उसने हराने की बेस्ट प्लान तैयार करो। उसके बाद एआई चिप ने टास्क स्टैब्लिश करना और आसपास के एनवायरनमेंट को और जॉर्जी की मूवमेंट पर गौर व फिक्र करते हुए ना उसे हराने का एक प्लान बनाने लगी। ऑन करो। लिलियन की कमांड पर उसकी आंखों के सामने एक नाइट नीली लकीरें आ गई, मानो उस जगह को एक विर्चुअल वर्ल्ड में बदल दिया हो। टारगेट के रिएक्शन के मुताबिक 99 प्रोबेबिलिटी है कि पहले अटैक होस्ट के राइट आर्म पर होगा। इसके लड़ने की सबसे इफेक्टिव तरीका साइड स्टेप है। यह चिप की आवाज के साथ ही उसकी आंखों की रेटिना पर नीली रोशनी की किरणों से जॉर्जी की एक इमेज बना दी थी, जो अपनी तलवार उठाकर लिलियन के राइट आर्म की तरफ स्लैश कर रहा था। हाँ, तलवार देखकर जॉर्जी चिल्लाया और जैसे सोचा था उसने ही पहले अटैक शुरू किया। अपनी टू हैंडेड तलवार घुमाते हुए उसने चार्ज किया। उसका मोशन लगभग वैसा ही था जैसा इमेज प्रोजेक्ट हुई थी। लिलियन के होंठों पर एक मुस्कान आई। उसने अटैक को डोज किया और अपने दोनों हाथ को उस ब्लेड के साथ उठाए। ऊंचा उछलकर उसने जोर से तलवार नीचे घुमा दी। जंपिंग स्लैश। डैम, ये कैसे हुआ? जूझी अजीब तरह से चिल्लाए और जमीन पर रोल करके क्रॉस ब्लेड से बचा। लिलियन की क्रॉस ब्लेड जमीन से टकराई जिससे थोड़ी मिट्टी और पत्थर उछल पड़े। जो ये उठा, उसके चेहरे पर एक सीरियस लुक था। उसे ऐसे लगा जैसे लिलियन ने उसका अटैक प्रेडिक्ट कर लिया था, मानो वो उसके मूव को पहले से जानता हो। अगर तू अटैक नहीं कर रहा तो मैं काउंटर अटैक कर रहा हूँ, लिलियन ने मुस्कुराते हुए कहा। आने दी, जॉर्जी ने दबंग अंदाज में कहा। लिलियन ने अपनी क्रॉस प्लेट को कसकर पकड़ा, एक कदम आगे बढ़ा और सीधा सीधा घूम दिया। उसका हर एक्शन और मूवमेंट एकदम टेक्स्ट बुक की तरह परफेक्ट था। जॉर्जी ने ब्लॉक करने के मोशन बनाया लेकिन उसकी बॉडी साइड में हट गई और जैसे ही उसने उस वार को डोज किया,
उसने अपनी एक स्लैश से लिलियन पर काउंटर अटैक कर दिया। रिएक्ट करने का बेस्ट तरीका लेफ्ट 50 डिग्री को मुड़ जाना है, हॉरिजॉन्टल स्लैश। एआई चिप ने उसे कौन इंस्ट्रक्शन दिए। जैसे जैसे वो लड़ते गए, जॉर्जी के चेहरे पर पसीना भरा। जैसे जैसे वो लड़ रहे थे ना, जॉर्जी को मुश्किल होने लगी। उसके हर मूव और एक्शन को लिलियन ने परफेक्टली रोक दिया और काउंटर अटैक करने लगा। मैं ऐसे नहीं चलने दे सकता। मैं अपने सब कुछ इसी पर दाव पर लगाता हूँ। योनी ने गुस्से से अपनी बड़ी तलवार घुमाई और उसने लिलियन की तलवार से टकरा दिया। डैंग! एक चांदनी की रोशनी सी उड़ती हुई गई और सीधा घास में जा घुसी। ये जोजी के हाथों की बड़ी तलवार थी। ब्लेड अभी भी कांपना बंद नहीं हुआ था और वैंग वैंग की आवाज कर रहा था। पेस्टी एरिया में लिलियन की क्रॉस ब्लेड तलवार जोजी की कमर की हॉरिजॉन्टल छू रही छू रही थी तो हार गया। छू रही थी तो हार गया। हाँ, मैं हार गया। जोजी जोजी बड़बड़ाया और मैं फौरन लिलियन को घूंढ कर बोला, तूने ये कैसे किया? एक्चुअली ये बहुत सिंपल है। तेरे साथ इतने टाइम ट्रेन करने के बाद मुझे तेरे मूवमेंट्स के सीक्वेंस याद हो गए हैं। लेलियन ने अपनी तलवार पीछे ली और मुस्कुराते हुए झुका। मेरे मूवमेंट का सीक्वेंस? जॉर्जी ने दोहराया। हाँ, सिंपल है। शैडो में कहूँ अगर मैं शब्दों में कहूँ तो हर किसी की अटैक करते वक्त एक आदत होती है। बस अगर तुम उन्हें याद कर सको तो दुश्मन की आदतों की हिसाब से एक ट्रैप बिछाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मैंने तेरे ऊपर वही ट्रिक इस्तेमाल की। जॉर्जी ने एक लंबी सांस छोड़ी। अब मैं समझा। और फिर लिलियन को एक पल के लिए ऐसा देखा मानो वो किसी मॉन्स्टर को देख रहा हो। तलवारबाजी में तेरा टैलेंट अब तक का सबसे बेस्ट है जो मैंने देखा है। अगर तुम मैगोस डिसाइपल के लिए नहीं चुना गया तो मैं पक्का तुझे किंगडम की कैपिटल के इंपीरियल नाइट्स इंस्टीट्यूट में जाने के लिए रेकमेंड करूंगा। चैप्टर एंड।